नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एनटीए नेट मार्च 2023 का प्रश्न पत्र रहेगा। भाई उस प्रश्न पत्र को हम करने की कोशिश करेंगे। तो एनटीए नेट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो जिस प्रकार से जो हम बिल्कुल व्याख्या सहित PYQ करते हुए चल रही है, साथ साथ हम जो है पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए चल रहे हैं, चाहे DSSB के प्रश्न पत्र हो या फिर एनटीए नेट के प्रश्न पत्र हो। सभी प्रश्न पत्रों को हम जो है अधिक से अधिक करने की कोशिश करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथ साथ कंटेंट की क्लास भी हम जो है करते हुए चल देंगे कि और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत कर लेते हैं एनटीए नेट 2023 का प्रश्न पत्र पर। प्रश्न नंबर 1, भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है? आप सभी को पता है, भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग जो है खालिक बारी रचना में मिलता है, जो कि अमीर खुसरो जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना BJ खरे ने 7 जून 1955 में की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। केवल भाई हम आंसर को ही देखेंगे, क्योंकि अगर विद सॉल्यूशन के साथ हम प्रश्नों को करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा अधिक लंबी हो जाएगी। हमारी जो सीरीज चली हुई है विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को जो है करने की कोशिश जब हम कर रहे हैं, तो उसमें हम जितने भी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम विद सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, ताकि एक प्रश्न के साथ आपके बहुत अधिक तथ्य जो है क्लियर होते चले जाए और बार बार तथ्यों की रिवीजन होए। इन प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ भी विद सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंतर्गत हम कर लेंगे। तो अब केवल हम प्रश्नों का आंसर देखते हुए आपको प्रश्न पत्र जो एनटीए नेट मार्च 2023 का जो ये प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है, इसकी जो एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। साथ ही जब हम विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो एक एक तथ्य को आपको अन्य ऑप्शनों के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, बघेली बोली किस प्रकार से विकसित हुई? तो बघेली बोली जो है किस प्रकार से विकसित हुई, किससे हुई? अर्धमागधी से। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों जो है अर्धमागधी से निकलने वाली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि पूछी हुई है। इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो ये देखना है हमें, स है, य है, न है, ज है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ज। ज होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? सॉरी भाई, जो ये प्रश्न पूछा हुआ है तो इसमें ये इस प्रकार से पूछा हुआ है कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो नामक ग्रंथ में किस काल अवधि के साहित्य इतिहास का वर्णन है? यानी कि ये जो आलोचनात्मक इतिहास है हिंदी साहित्य का, राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और इसमें किस किस काल अवधि का, कहाँ, कब से कब तक की काल अवधि का वर्णन किया है साहित्य इतिहास के? तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का इसमें वर्णन किया है। यानी रीतिकाल तक ही काल अवधि का इसमें वर्णन किया गया है। एक प्रकार से ये इनका अधूरा साहित्य इतिहास माना जाता है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। देसिल बहाना सब जन मीठा ते तेशन जम्पो अवहट्ठा, जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ये तो आप सभी को पता है, विद्यापति जी की ये पंक्ति है। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है? तो राधा के प्रेम संवेदन में के माध्यम से जीवन को समझने का जो प्रयत्न किया गया है वो रचना है कनुप्रिया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठेठ किस विधा की रचना है? तो ये ठेठ हिंदी का ठेठ एक प्रकार से
हमारी किस विधा की रचना है? ये एक प्रकार से उपन्यास है। क्या? ठेठ हिंदी का ठेठ। कई बार पूछा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ठेठ हिंदी का ठेठ किस प्रकार की रचना है? बढ़ते हैं आगे। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, जो ये पत्र संग्रह है ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। रस का निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में संभव है। रस की निष्पत्ति है भाई, ये कहाँ नहीं है तो देख लेते हैं। रस की निष्पत्ति मूल साहित्यिक पात्रों में संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो रस की निष्पत्ति होती है जो वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव होती है, ये मानना है किस विद्वान का? वह मानना है भट्ट लोलट का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य हेमचंद्र ने काव्य में सूक्ष्माति सूक्ष्म जो अवयव से लेकर उनके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? क्षेमेंद्र ने ये पूछा हुआ है कि क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हुए हैं? तो क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के 27 भेद माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है मूल धातु से संबंधित वक्रता को? इस तो कहा जाता है पदपूर्वाध वक्रता। पदपूर्वाध वक्रता मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13, लिरिकल बिलेट्स है पाश्चात्य विद्वान 1978 में 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो जो ये पाश्चात्य विद्वान की रचना है लिरिकल बिलेट्स, इसमें किन 2 कवियों की जो रचनाओं का संग्रह है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ड्सवर्थ व कोलरिज की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, किसी भाषा का साहित्यिक में व्यवहार होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। तो किसी भाषा का साहित्यिक में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। ये जो कथन है ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे अपनी पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ी का ढेर मात्र रह जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? जो ये कथन किस पाश्चात्य विद्वान का है ये आपको बताना है। ये कथन है हंटर जी का। उसके बाद देख लेते हैं वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक के विचार किया है? वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तार्द। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17, उद्दंड मार्दंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो उद्दंड मार्दंड जो पत्र है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सही आंसर हो जाएगा बृजेंद्र बंदोपाध्याय जी को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, चौरसिया में खेल मेरे जुग मिलन की आस, नई अकेली रह गई रे, ना ही जीवन की आस हो। तो इस प्रकार नर्द है, ये नर्द अकेली रह गई रे, ना ही जीवन की आस हो। तो चौरसिया के खेल मेरे जुगुन मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, ना ही जीवन की आस हो। तो ये जो पंक्तियाँ है कबीर दास जी ने जो ये नर्द शब्द दिया है यहाँ पर, इसका अर्थ पूछा हुआ है। तो ये इसका अर्थ क्या है नर्द शब्द का? तो इसका अर्थ बताया है खोटी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पीते पीते ओ कहकर संबोधित किया? अंधेरे में कविता में काव्यवाचक जो है किसे पीते पीते कहकर जो है संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तिलक को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? तो अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, राम की शक्ति पूजा में ये जो संवाद है किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
राम ने जो है विभीषण को ये संवाद कहा कि अन्याय जिधर है उधर जो है शक्ति अपना जो साथ दे रही है। तो ये राम की शक्ति पूजा में राम ने जो विभीषण से ये बात कही थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। नैन चुहवही जस महवट नीरू नागपति वियोग खंड में किस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है। तो ये जो महवट जो शब्द दिया है इस पंक्ति के अंतर्गत, तो इसमें महवट का सही अर्थ बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माघ की झंडी। उसके बाद देख लेते हैं झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। तो ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं किया गया। तो झूठा सच में जो है किस शहर का वर्णन नहीं किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। तो झूठा सच में जालंधर, लखनऊ और नैनीताल तीनों शहरों का वर्णन दिखाया गया है, लेकिन कानपुर का वर्णन इसमें नहीं किया गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हो गया प्रश्न संख्या 23 प्रश्न संख्या पर आ गए हम। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कथनों और पंक्तियों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीए नेट के अंतर्गत, इसलिए मैंने जितने भी पिछले सालों में पूछी गई पंक्ति है 2 क्लासों के अंतर्गत कराने की कोशिश करी हूँ। जिस भी बच्चे ने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, आप पीछे की क्लास में जा कर के देख सकते हो। देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्द नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सब उतना ही विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है। तो यह कथन जो दिया गया है इसमें, ये कथन किस उपन्यास का है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा गोदान का। बढ़ते हैं उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार किस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी। तो ये मिस कैथराइन जो है किस राष्ट्र की निवासी थी ये बताना है हमें। बाणभट्ट की आत्मकथा में जो कथामुख के अनुसार जो मिस कैथराइन रही है वो किस राष्ट्र की निवासी मानी जाती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया की ये निवासी मानी जाती है मिस कैथराइन। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही एक मिनट भाई किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह तलीफ और बुल्ले शाह के कविताओं का बहुयात से प्रयोग किया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंदगी नामा में। उसके बाद देख लेते हैं लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। लाल पान की बेगम जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, बिरजू की माँ है इसमें, और ट्यूशन वाली कहकर संबोधित किस पात्र को करती है ये आपको बताना है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, जंगी की पोतहू। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 27। चंद्रलोक से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई। ये जो कहानी है चंद्रलोक से मेरी बातें जो है राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित कहानी है, जिसे हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। जो ये कहानी है किस वर्ष प्रकाशित हुई ये आपको बताना है। तो 1904 में इसे प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे। आज तक एक सेकंड भाई, आज तक जो है एक सेकंड, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया। जो सिक्का बदल गया कहानी किसने किससे कहा। तो सिक्का बदल गया कहानी जो है भीष्म साहनी जी की है, और ये कथन इसमें किसको किससे कहा गया ये पूछा हुआ है कि आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया। ये इस प्रकार का जो ये कथन है ये कहा गया नवाब बीबी ने सहानी से। इन सभी नाटकों को, इन कहानियों को, उपन्यासों को, निबंधों को जितने भी एनटीए नेट के अंतर्गत दी हुई है, आपको एक बार से जो है डिटेल से इनको
पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप इन कहानियों की स्टोरी का आपको नहीं पता चलेगा, चाहे आप कितने ही क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको अगर करोगे, तो कहीं ना कहीं अंदर से जो पूछी गई पंक्ति है वो आपको ध्यान नहीं रहेगी। इसलिए एक बार भी अगर आप उनको रीड कर लेते हो कहानियों को, या फिर नाटक उपन्यास जितनी भी रचनाएं दी गई है, तो बहुत सारे प्रश्न तो आपको समझ बेस के अनुसार, या हमें जैसे हम कोई कथा पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में इस प्रकार वो छप जाती है, हमें ये पता चल जाता है ये कथन किस पात्र ने किसको कहा है। तो अगर हम जब तक इन कहानियों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये जो है पंक्तियाँ आपको कठिन लगेगी, लेकिन पढ़ने के बाद जो आपको स्वयं से ही ये पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये सभी रचनाएं पढ़ ली होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। हम एक एक रचना को, जैसे कहानी की बात करें तो एक एक कहानियों को जो है बिल्कुल उस कहानी को पूरा पढ़ करके उसकी जो समीक्षा सहित उसके देख लेंगे कि उसके अंतर्गत किन समस्याओं का जिक्र किया गया है, किस आधार पर कहानी को क्या कहा गया है, और कौन कौन से जो उनमें पात्रों को इंक्लूड किया गया है, और उस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या रहा है। इन सभी बातों को हम देखते हुए करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारी 29। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। जो ये पंक्ति है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप, ये जो संवाद है स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो ये संवाद स्कंदगुप्त नाटक के जो है देवसेना पात्र का दिया हुआ है। देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। मानव कब दानव से भी दुरार्थ, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान में अपने अनुकूल बना लूँगा, फिर चिंता किस बात की। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक के, चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र के द्वारा कही गई है, ये पूछा हुआ है। आप इस पंक्ति को दोबारा से पढ़ सकते हो। तो ये जो पंक्ति है सिंहट पात्र के द्वारा पूछा गया है। इसके बाद देख लेते हैं अगला कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के साथ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, पर लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब तक इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। जो ये पंक्ति है ये पूछा हुआ है कि ये अंजो दीदी नाटक है किसके द्वारा कही गई है। अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा ये कही गई है, ये पंक्ति ये कही गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, श्रीपत द्वारा ही कही गई है ये पंक्ति। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 32। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो उसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा, जो वह भी बकरी से क्या पाएगा। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा ये यहाँ। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो उसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा, जो वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है कि जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। बकरी संवाद जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी, उस संवाद से किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सत्यवीर के द्वारा। सत्यवीर भी आंसर हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद देख लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न भाई पंक्तियों से ही इंक्लूड किए गए हैं। जो नई नई रचनाएं दी हुई है
NTA-NET के अंतर्गत, क्योंकि 1-2 सालों से जो NTA-NET का पाठ्यक्रम बदल चुका है, उन रचनाओं के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी रचनाओं से के अंदर से पंक्तियों को उठा लिया जाता है और तब वहाँ से प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ की बात ये है, जब तक आप इन रचनाओं को एक बार रीड नहीं करोगे तब तक आप उनका सही आंसर भी नहीं दे पाओगे। तो आवश्यकता है इन रचनाओं को पढ़ने की। तो देख लेते हैं, हम दोनों एक ही नाव में के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शिवानी देवी ने जो है प्रेमचंद जी के बारे में कहा। शिवानी देवी ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। शिवानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी है और उन्होंने प्रेमचंद घर में है इस पंक्ति में उन्होंने इस जो रचना में जीवनी में उन्होंने बताया कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 34। मैं अब परिधियाँ लांघ सकती हूँ, सीमाएं तोड़ सकती हूँ, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी मिलता है। तो ये पंक्तियाँ किसने किससे कही है, ये पंक्तियाँ किस रचना में कही गई है कि अब मैं परिधियाँ लांघ सकती हूँ, सीमाएं तोड़ सकती हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ कही गई हैं आप हुदरी जो उपन्यास रहा है, सॉरी भाई, ये आत्मकथा है रमणिका जी गुप्ता की, एक जिद्दी लड़की की इसमें जो है कहानी को दर्शाया है। तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आप धूरी जो की पंक्ति है ये प्रश्न नंबर 34 की, और प्रश्न नंबर 35 से हमारा देख लेते हैं। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो चंपा जीवन का जो चंपा पात्र है जो वो निम्नलिखित में से किसके जीवन काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 36। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अध्यापिका शीला अग्रवाल जो है उन्होंने किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मनु भंडारी। मनु भंडारी के जीवन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। किसी देश में भी सभी पेट भरे नहीं हुए होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे दून अनाज उपजे। इस पंक्ति यह जो उपयुक्त पंक्ति है किस निबंध से उद्धृत है, ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है ये आपको बताना है। तो किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु लोग जो खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नस्ल व कल या मसाला बनावे जिससे जो है इस खेत में आगे से दूने अनाज उगते। जो ये पंक्ति है ये किस निबंध द्वारा ली गई है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड भाई, मजदूरी और प्रेम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का एक रचनाओं से दो ही बिंदुओं पर रहा, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निमन ठहरी हुई विदा नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंध का है, तो ये किस निबंधकार का ये कथन दिया गया है ये बताना है। तो ये विवेकी राय जी द्वारा कहा गया है कि रचनाएं स्वयं पाठकों के संवाद कर बहुत कुछ बताएगी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र द्वारा कृत निबंध नहीं है। इनमें से कौन सा जो है मिश्र जो विद्यानिवास जी हैं उनके द्वारा निबंध नहीं लिखा गया ये पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, छोटे छोटे सुख। छोटे छोटे सुख जो है
विद्यानिवास में सिरजुआरा नहीं लिखा गया। साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्तिवंजन, गद्य, ये सभी निबंध इसके विद्यानिवास जी द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या हम 40 देख लेते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले जो प्राणी है वे वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र में भांति मानव शरीर में भी बहुत सी असभ्यजन्य सहज प्रवृत्तियाँ रह गई। तो निम्नलिखित में से जो पंक्तियाँ है किस निबंध से उद्धृत है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस निबंध से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें मानव शरीर का जो अध्ययन करने वाले पुराने वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में बहुत सी जो है अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियाँ रह गई। ये जो पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 41। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का पर विचार कीजिए। तो स्वर ध्वनि के संबंध में हमें निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं पढ़ कर एक बार क्या क्या तथ्य दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्वरों का स्वतंत्र जो उच्चारण नहीं किया जा सकता, हमारा पहला ही तथ्य गलत हो जाएगा क्योंकि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। तो उच्चारण की दृष्टि से जो है मूल स्वर 10 माने जाते हैं उच्चारण की दृष्टि से। ये तो सही दिया गया है। इसमें स्वर जो है ध्वनि के उच्चारण में, एक सेकेंड भाई, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद शक्ति से मुख विवर से बाहर निकलती है। तो स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से जो है मुख से बाहर निकलती है। ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, ये भी इसमें गलत दिया हुआ है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सभी जो स्वर होते हैं वे अक्षरिक होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मात्रा के स्थान पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के स्थान पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये जो तथ्य हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ये बिल्कुल सही कहा गया कि दो स्वर हमारे मात्रा के जो आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें एक कट जाएगा और 4 वाला कट जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, 3 और 5 सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 42। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। तो क्रिया के संबंध में हमें निम्नलिखित तथ्य देख लेते हैं क्योंकि देखो व्याकरण से संबंधित भी एनटीए नेट के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे है जो एनटीए नेट के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वह अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर जो है वाक्य को समाप्त करती है वे समापिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो वाक्य के जो शब्द के जो क्रियाएं जो वाक्य के अंत में रहकर जो वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिक क्रियाएं कहते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जिस प्रकार से के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है, किसी कर्म का होना कर्मक क्रिया में अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। उसके बाद देख लेते हैं क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। और 5 हो जाएगा हमारा सही। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी नंबर 1 और नंबर 4 कट जाएगा। तो 2, 3 और 5 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। भारतेंदु कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतेंदु कविता के निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करते हुए प्रश्न का आंसर देना है। इसमें देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि अब्र नाम से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है किसने उर्दू में जो अब्र नाम से कविताएं लिखी हैं। लेकिन भारतेंदु ने जो है रसा नाम से कविताएं लिखी है उर्दू में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित रचना है। तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित रचना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली की ही रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। जगमोहन सिंह नहीं थे जी, भारतेंदु जी रसिक समाज से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे। गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद जो है भारतेंदु जी की रचनाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगाल के पयार छंद का प्रयोग किया है, ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें 2, 4 और 5 हमारे सही ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन गद्य विधाओं से संबंधित हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं। ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा, एक सेकंड में, ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबोधित रिपोर्ट तराज का संकलन है, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो ऋण जल धर जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित एक रिपोर्ट तराज का संकलन है। उसके बाद देख लेते हैं। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का मजदूर जो है अमृत राय द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। भाई कलम का सिपाही है ये अमृत राय द्वारा प्रेमचंद की जीवनी, ना कि कलम का मजदूर, कलम का सिपाही। ये आपको सभी को पता है भाई। देख लेते हैं अगला तथ्य हम देख लेते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। एक तो हमारा 2 गलत हो गया, ए सही हो गया। उसके बाद और अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के जो संपादक राम कुमार थे। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित जो साहित्य कोश है उसके संपादक कौन थे? राम कुमार वर्मा। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के संस्कृति इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, ये भी ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया है। तो दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ द्वारा लिखित आलोचना है। आप सभी को पता है दूसरी परंपरा की खोज जो है नामवर जी के द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है, ना कि जो फणीश्वर जो इसमें दिया हुआ है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नहीं है, नामवर सिंह द्वारा है। तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत। इसमें हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया और 5 ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें सही हो गया हमारा 1, 3 और 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न और देख लेते हैं। भाई थोड़े लंबे प्रश्न है तो इसलिए थोड़े पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा अगर लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को डबल स्पीड करके देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आत्मकथा के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों को देखना है। बनारसी दास जैन द्वारा अर्धकथानक जो हिंदी के प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। ये जो ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो बनारसी दास जैन द्वारा जो अर्धकथानक जो रचना है इनकी, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। जोश महिलावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की जो है सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण माने जाते हैं।
तो इसमें ये 2 ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जोश मली महावादी की जो रचना है यादों की बारात, इन रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं परीक्षा में जो ये नई नई रचनाएं हैं, ये इनसे संबंधित काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, DSSB के अंतर्गत भी और NTA-NET के अंतर्गत भी, और अन्य जो स्टेट में TGT PGT परीक्षाएं होती हैं उनमें भी जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं उनमें जो नए नए प्रश्न दिए गए हैं उनको तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे रिपीट भी हो जाते हैं। तो देख लेते हैं जोश मलिहाबादी की जो रचना है, ये लेखक का नाम है भाई यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ, एक अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सही दिया हुआ है, 2 हो जाएगा हमारा सही, 1 भी हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद देख लेते हैं कस्तूरी कुंडल बसे जो है प्रभा खेतन द्वारा रचित आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतन द्वारा रचित आत्मकथा नहीं। तो आप सभी को पता है कस्तूरी कुंडल बसे जो है मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। ये एक उपन्यास है वैसे, पर इसको आत्मकथा भी माना जाता है, उपन्यास प्लस आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा जी की, और ना कि प्रभा खेतान की है। प्रभा खेतान की नहीं है, 3 हो जाएगा हमारा गलत। अपने अपने पिंजरे शयोराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। अब नैमी सराय की है अपने अपने पिंजरे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, अपनी खबर पांडे बेचैन द्वारा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। ये अपनी खबर जो आत्मकथा है ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी द्वारा रचित आत्मकथा है। ये हो जाएगा सही। तो 1, 2 और 5 हमारा सही ऑप्शन है, और अन्य हो जाएगा गलत। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या काव्य शास्त्र से संबंधित है। भाई थोड़ा सा हमें काव्य शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे एक एक तथ्य को समझते हुए चलना है। क्लिष्टव दोष इसमें पूछा हुआ है काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण। तो इसका जो सही उदाहरण हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देख लेते हैं एक बार पढ़ करके। क्लिष्ट दोष जो है, एक सेकंड भाई थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा। वेद नखताग्रह जोरी अरद करी को बजे हम खात, जो ये इसमें क्लिष्ट, इन पंक्तियों में कौन सा दोष दिया गया है ये बताया है। तो इन पंक्तियों में क्लिष्टव दोष बताया गया है। दूसरा है अकर्मतव दोष का पंक्ति देख लेते हैं। मुख मयंक को देखकर विक्षा मानस कंज, इस पंक्तियों में जो है अकर्मतव दोष बताया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो इसमें हो जाएगा दुष्कर्म तव दोष में मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेद जगायो, इसमें भी जो है ये दोष दिया गया है। दुष्कर्म तव दोष बिल्कुल सही दिया गया है। तो ग्राम तव दोष में कश्ती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंजली घनिष्ठ माँ, जो ये है ये ग्राम तव दोष बताया गया है इन पंक्तियों में, ये भी हो जाएगा हमारा गलत। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 1, 3 और 5 सही है। आप इनको फिर से एक बार से पढ़ करके देख सकते हो। फिर काव्य दोष को करेंगे जब हम बिल्कुल पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन पंक्तियों से हमें किस दोष को पहचाना जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 काव्य रीति के संबंध में कथन बताइए। तो काव्य रीति के संबंध में हमें सही कथनों को यहाँ पर चुनाव करना है। रीति शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो आचार्य वामन ने किया, सभी को पता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी माने जाते हैं। रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य वामन जी ने किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। दंडी ने रीति के स्थान पर मारक शब्द का प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दंडी ने ही जो है रीति के स्थान पर मारक का
जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया है, ये भी बिल्कुल सही है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया है। भोज ने रीति को जो है भोज ने रीति की संख्या 105 मानी है, ये हो जाएगा गलत। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी कहलाती है, ये भी हो जाएगा हमारा गलत। रागात्मक भाव को वो करने वाली, जो अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी नहीं कहलाती, पांचाली कहलाती है। तो देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। केवल 50 प्रश्नों को ही करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और जो बाकी के 50 प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं कल्पना के संबंध में कोलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना के संबंध में जो कोलरिज ने प्रमुख कथन दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण सर्जन। तो ये जो हमारा पहला कथन है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही कि कल्पना को जो कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है। दूसरा देख लेते हैं, कोलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। ये भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही कि कोलरिज जो है कल्पना के ने दो भेद माने हैं, मुख्य और गौण। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, ये भी ऑप्शन में हो जाएगा सही। मुख्य कल्पना इच्छा चलित यानी वॉलंटरी होती है, ये हो जाएगा गलत। मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय या सायास होती है, ये भी हो जाएगा हमारा गलत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऊपर के 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, इनको आप फिर से एक बार से रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 49। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार दीजिए। तो अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में हमें बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। तो ये बिल्कुल सही बताया कि धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली अंग्रेजी शिक्षा थी। भारतीयों के धर्म को जो की आस्था में कमजोरी पैदा करने वाली अंग्रेजी शिक्षा कही जाती थी, ये बिल्कुल सही कहा है। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली थी, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोल दिए थे, ये बिल्कुल सही हो गया कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा उसमें सरकारी नौकरियों के द्वार भारतीयों के लिए खुल गए थे। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया था, ये हो जाएगा गलत कि क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं को मोह करना नहीं सिखाया था, क्योंकि उससे जो उनकी धर्म आस्था से जो दूर भगाने का काम कर रही थी। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोल दिए गए थे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 सही, 3 सही और 5 सही। आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3, 5। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हमारे 50। आज का अंतिम प्रश्न है भाई, नेक्स्ट प्रश्नों को हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अधिक लंबी हो जाएगी। देख लेते हैं, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन बताइए। तो दलित विमर्श से संबंधित हमें कथनों को बताना है, कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर हम देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते थे, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार नहीं माना जाता था। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 3, ज्योतिबा फूले ने सत्यबोधक समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते थे, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत नहीं करते थे। दलित जो आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती थी, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 3, 5 इसमें सही हो जाएगा। इनको आप फिर से एक बार से रिवाइज करके देख सकते हो। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 2
मार्च 2023 NT-NET में पूछे गए प्रश्न पत्रों के 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और थोड़ा आराम से किया है भैया। आप थोड़ा जल्दी भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा क्योंकि प्रश्नों की लेंथ थोड़ी लंबी होती है तो उसे पढ़ने में समझने में थोड़ी सी समय लग जाता है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा धीरे अगर प्रश्नों को समझते हुए करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। DSSB की परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। साथ ही अन्य किसी भी परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।